हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से नालको की क्लास लेकर के मैं आपके सामने हूँ। और आज बच्चे हम इससे पहले हमने इंडिया की इतिहास में एक तो एंशिएंट हिस्ट्री हमने देखा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। उसके बाद में जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री आता है, यानी कि मध्यकालीन भारत आता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका आधुनिक भारत आएगा, ठीक है। तो आज बच्चे जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत के। उसमें से पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। आपको पूछा है कि कबीर दास के गुरु का नाम बताइए। कबीर दास के गुरु का नाम आपको पूछा हुआ है। कबीर दास बच्चे जब हमारे देश में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चले थे, ठीक है, तो उसमें जो है इस तरीके के जो संत हैं जिन्होंने कि हमारे धर्म को सुधारने का काम किया था, उनमें से एक संत का नाम जो है आपका कबीर दास है। इनके जो गुरु थे, इनका नाम आपको याद रखना है। इनके गुरु थे रामानंद, ठीक है, याद रखना, रामानंद इनके गुरु थे। और उसके अलावा बच्चे इनके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास का जन्म बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो ये वर्तमान में जो हम बनारस कहते हैं, वाराणसी कहा जाता है, वहीं पे बच्चे आपका लहर तारा नाम की जगह में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा था और इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई थी, यानी कि यूपी में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कबीरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपका कबीर ग्रंथावली आती है, कबीर पंथ आता है, बीजक सबसे फेमस जो इनकी रचना है बीजक आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है आपका ये एग्जाम में पूछी जाती है बीजक। उसके अलावा जो है कबीर के दो है, तो ये जो है कबीरदास की रचनाएं हैं, ठीक है। तो कबीरदास के बारे में इतना बेसिक याद रखना। हमारे देश में धार्मिक और जब सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो उसमें जो है इन संतों की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। तो कबीरदास आपको याद रखने हैं। अगला आपका प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है, आगरा है, ठीक है। यहाँ से बच्चे आपका दो तरह के क्वेश्चन आएगा। एक तो यही आएगा कि कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। विजय स्तंभ जो है आपका राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा, इसके बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसका नाम बदल करके इसे बच्चे विजय स्तंभ भी कहा जाता है और इसे ही कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, इसे ही कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा जो इसके बारे में प्रश्न आता है कि किसने इसे बनवाया था, तो बच्चे ये याद रखना कि इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा 1448 ईस्वी में करवाया गया था। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में पहली बार परास्त कर उनकी स्मृति में इष्ट देव विष्णु के निर्मित यह विजय स्तंभ बनवाया था, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो विजय स्तंभ बनाया हुआ है, फिर कीर्ति स्तंभ बनाया हुआ है, इसे राणा कुंभा ने बनाया था। चित्तौड़गढ़ यानी कि राजस्थान में आपका ये बना हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ बच्चे इसके बारे में याद रखना है कि ये जो है एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई भी जो है जैसे कि संरचना होती है, कोई मंदिर है, मस्जिद है ना, मस्जिद में तो नहीं लेकिन मंदिरों में आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि मंदिरों में एक विशेष देव का स्थान होता है ना। कोई मंदिर है जो सिर्फ शिव के लिए है, कोई मंदिर है जो सिर्फ जो है आपका किसी माता के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो विजय स्तंभ था ये एक तरीके से जो है इष्ट देव विष्णु के निमित्त ये बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है विजय स्तंभ भी कहलाता है और इसे ही कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण कहाँ पर की थी? अब बाबर जो है बच्चे भारत में मुगल शासन को स्टार्ट करने वाला राजा था, है ना। बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की गद्दी पर शासन शुरू किया गया था और इसके ही शासनकाल को क्या कहा जाता है? मुगल शासन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे बाबर ने जो है भारत आने से पहले बाबर जब भारत आया था ना, तो भारत आने से पहले जो है बाबर ने अलग अलग जगह को जो है, जैसे कि भारत से बाहर जैसे पाकिस्तान वाले क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है इसने अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन लड़ाइयों में जीतने के बाद में जो है भारत पहुँचा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि बाबर जब काबुल में, ठीक है, काबुल में जो है इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इसके जर्नी के बच्चे आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना की गई थी। देखिए इसकी उपाधि जो है काबुल विजय 1504 से लेकर के जो है इसने धारण की थी। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। मुंबईयान नामक पथ शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है, ठीक है। मुंबईयान नामक पथ शैली। अब दूसरा बच्चे ये याद रखना कि भारत में जो है जो मुगल शासन की स्थापना इसने की थी वो कौन से युद्ध के द्वारा की गई थी? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। 1526
1526 में बाबर ने जीता था पानीपत का पहला युद्ध। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद में सल्तनत काल जो है यहीं तक था। उसके बाद में मुगल शासन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था, और उसके बाद जो है फिर बच्चे आपका पानीपत का युद्ध होता है, फिर जो है आपका खानवा का युद्ध होता है। तो खानवे के युद्ध में जीतने के बाद में इसने उपाधि ली थी गाजी, ठीक है। तो दो उपाधियां इसकी पूछी जाती हैं, एक तो आपका पातशाह की उपाधि पूछी जाती है और दूसरा आपके गाजी की उपाधि पूछी जाती है। तो दोनों में आपको याद रखना है। पातशाह की उपाधि जो है काबुल विजय के बाद दी थी, और गाजी की जो उपाधि थी वो खानवा युद्ध के विजय के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं के मकबरे के बारे में एक तो यही क्वेश्चन कि कहाँ पर है, और दूसरा ये क्वेश्चन कि किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा बच्चे आपका ये दिल्ली में है, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे ताजमहल है ना उसी तरीके से आपका, ठीक है। तो दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा स्थित है, याद रखना। और इसके बारे में और पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम उद्यान मकबरा था। इसकी सुंदरता को अनेक प्रमुख कलात्मक नवाचारों से प्रेरित कहा जाता है। इसकी वजह इस खासियत को भी याद रखना कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि भारत और बाकी की जो अगल बगल हमारे देश हैं, ठीक है, वहाँ पे पूरे एरिया में अगर आप लोग देखेंगे तो पहली बार ऐसा मकबरा बनाया गया था जिसके बाहर आपका उद्यान है ना, यानी कि गार्डन भी था, ठीक है। तो पहला उद्यान मकबरा था, याद रखना। और ये जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने और शेरशाह ने। भारत में चांदी के सिक्के शुरू करने का जो श्रेय जाता है कौन से राजा को जाता है? तो ये बच्चे आपका शेरशाह सूरी को जाता है, ठीक है। सूरी वंश या फिर सूर वंश का राजा था शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में चांदी के सिक्के प्रारंभ किए गए थे, ठीक है, ये याद रखना। और बच्चे शेरशाह सूरी का जो आपका टाइम पीरियड है ना वो किसके समय काल में था? तो ये जो है आपका जो मुगल बादशाह हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के समकालीन था, याद रखना। हुमायूं के समकालीन था शेरशाह सूरी। भारत में चांदी का सिक्का 1540 से 45 के मध्य शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। इसे रुपया कहा गया था, और इस सिक्के का वजन लगभग जो है 180 ग्रेन यानी कि लगभग 11 ग्राम था, ठीक है। तो याद रखना कि शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है ये वही समय है जबकि दिल्ली में जो है आपका शासन किया जा रहा है, किसके द्वारा? दिल्ली पे जो है आपका शासन किया जा रहा है मुगलों के द्वारा, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने ही बच्चे आपका हुमायूं को हराया था और दिल्ली को जो है छीन लिया था कुछ सालों के लिए। उसके बाद में हुमायूं जो है दोबारा से लौट करके आता है और दोबारा से जो है आपका सूरवंश से दिल्ली को छीनता है, फिर जो है मुगल शासन आपका दोबारा से स्थापित होता है दिल्ली पे, ठीक है। तो ये जो है आपकी पूरी कहानी है, बस ये याद रखना कि शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड वही है जिस समय जो है मुगलों का कौन सा बादशाह था? हुमायूं जो है दिल्ली का शासक था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, दबिस्तान ए मजहब जो कि अकबर के दीन ए इलाही के चर्चा करता है, इसका लेखक कौन था? अब ये दीन ए इलाही क्या है आपको बच्चे पता होना चाहिए कि अकबर जो है मुगलों का शासक था, है ना। अगर आप लिस्ट याद रखें तो अगर बच्चे मुगल काल को देखेंगे लाभ, तो मुगल काल में क्या है, बहुत लंबा समय काल है ना। 1526 से लेकर के 1857 तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है दिल्ली पे जो है मुगल शासकों का शासन रहा, अलग अलग, है ना। लेकिन फिर भी मुगल काल में उन राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है जो कि पहले जो है राजा बने थे। उसके बाद में 1857 तक आते आते जो है इनका जो साम्राज्य है वो भी कम हो गया था। राजा जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं था, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न आपके आते हैं ना वो आते हैं जिन्होंने शुरुआत में जो है रूल किया था, शुरुआत में शासन किया था। उसमें आपका सबसे पहले तो बाबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपका बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, ठीक है, इसके बारे में आता है। हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, ठीक है। अकबर का बेटा हुआ आपका जहांगीर का बेटा हुआ आपका शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां का बेटा हुआ आपका औरंगजेब। तो इनको बोला जाता है क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल मुगल पीरियड कहा जाता है इनको, ठीक है। और इन राजाओं के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्हीं में से जो है आपका एक राजा है अकबर, जिसको कि मुगल बादशाहों में सबसे महान माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये राजा जो है अकबर, ये बच्चे बहुत ही कम उम्र में राजा बन गया था ना। उस समय जो है जब इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो ये जो है सिर्फ 15 साल का था, है ना। तो पढ़ा लिखा राजा नहीं था, लेकिन ये जो है एक सेक्युलर राजा था। सेक्युलर का मतलब क्या है कि ये जितने भी रिलीजन हमारे समाज में उस समय थे सभी की जो है आपका ये एक तरीके से सभी को रिस्पेक्ट देता था, सभी को मानता था, ठीक है। तो इसने क्या किया अकबर ने
कि जितने भी रिलीजन है उस समय समाज में थे, खास करके इस्लाम और हिंदुइज्म, तो दोनों से ही जो है जो अच्छी अच्छी बातें थी वो जो है इसने ले करके एक नया रिलीजन बनाया, एक नए धर्म बनाया, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक नया पंथ बनाया। तो उस रिलीजन को नाम क्या दिया इसने? दीन ए इलाही नाम दिया, ठीक है। तो दीन ए इलाही, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इकलौता जो है आपका हिंदू था जिसने कि इसे एक्सेप्ट किया था, वो था बीरबल, ठीक है। तो वो भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो दीन ए इलाही नाम का धर्म जो है शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, और इस धर्म की चर्चा एक किताब में मिलती है। किताब का नाम क्या है? दबिस्तान ए मजहब। अब इसी के लेखक के नाम आपको पूछा हुआ है कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बच्चे ये किताब जो है मोहसिन फ़ानी ने लिखी थी, ठीक है। मोहसिन फ़ानी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, दबिस्तान ए मजहब। देखना, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान मज़हब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत किया था। अकबर के द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं बल्कि सर्वधर्म सम्मेलन पर आधारित था ना। तो बेसिकली मतलब ऐसा पंथ जो कि इसने सारे ही धर्मों से जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनसे लेकर के जो है आपका एक नया पंथ टाइप, एक नई विचारधारा बनाई थी, ठीक है। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य की गई थी? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि जो है एक युद्ध के बाद होती है, ठीक है। और ये किस किस के बीच में होती है बच्चे? ये होती है राजस्थान में उस समय जो है रूल कर रहे थे सवाई राजा जयसिंह, ठीक है। और दूसरा जो है आपका शिवाजी। अब इसके बारे में बच्चे थोड़ा सा याद रखेंगे, पुरंदर की संधि के बारे में दिख रहे बच्चे। ये हुई थी आपकी 1665 को, 1665 को साइन किया गया था इस संधि पे, और सवाई राजा जयसिंह और शिवाई के मध्य जो है आपकी संधि हुई थी। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हूणों वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 मनसब दिया गया। पुरंदर की संधि जयसिंह की शक्ति बल विजय थी। बच्चे तो ये थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि पुरंदर की संधि जो है कब हुई थी? तो 1665 को हुई थी, और ये सवाई राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, ठीक है। सवाई राजा जयसिंह जो है आपका एक राजपूत राजा है, ठीक है। अधिकतर जो इनका रूल था वो था राजस्थान वाले क्षेत्र पे, और जो शिवाजी है ये आपके मराठा, ठीक है, एक मराठा राजा है, यानी कि इनका जो मराठा वाला क्षेत्र है वहाँ पे रूल था, ठीक है। तो दोनों के बीच में हुई थी। अगला आपका प्रश्न है, किस मुगल शासन ने भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी? किस मुगल शासक के द्वारा भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? बहुत आपका बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चे, ये व्यवस्था भी जो है अकबर के द्वारा ही शुरू की गई थी, ठीक है। अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। देखना, मुगल बादशाह अकबर ने भारत में सबसे पहले मनसबदारी की नींव रखी थी। अकबर 1556 में सत्ता संभाली थी। भारत में बिखरी राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर के वो समझ गया था कि शासन चलाने के लिए सैन्य प्रणाली पर आधारित एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है। इसीलिए अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत उसने अधिकारियों की नियुक्ति की और उनको सैनिक और असैनिक दोनों तरह के अधिकार सौंप दिए। तो बेसिकली बच्चे आपका क्या किया जाता था? मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जैसे कोई एक क्षेत्र है, कोई एक एरिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी राइट्स हैं, राइट्स यानी कि जितने भी वहाँ के अधिकार हैं, वो किसी एक व्यक्ति को, एक ऑफिसर उसने नियुक्त कर दिया, ठीक है, मनसबदार उसे कहा गया। तो मनसबदार एक नियुक्त कर दिया और उस मनसबदार को कहा गया कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो भी पॉलिटिकल जो राइट्स हैं या फिर जो भी सैन्य अधिकार है वो तुम्हारे पास में है, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है वो तुम्हें ही संभालना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे मनसबदार जो है आपके बनाए गए थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो ये आपको याद रखना बच्चे कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे, ठीक है। तो मनसबदार यानी कि वो जो अधिकारी है उसको मनसबदार कहा गया, और उसके पास में जो एरिया है जो कि उसे कुछ राइट दिए गए, अधिकारों के साथ में उसे जो क्षेत्र दिया गया है, तो उस व्यवस्था को क्या कहा गया है? मनसबदारी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। और इसे शुरू करने वाला जो राजा था वो था आपका अकबर। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जो कि अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, किस बादशाह की थी? ये अहमदनगर की थी, बीजापुर की थी, गोलकुंडा की थी, या फिर बरार की थी? अब बच्चे इससे थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चांद बीबी कहाँ की थी, मतलब कहाँ की ये रानी थी। तो एक तो आपको याद रखना है कि बीजापुर जो साम्राज्य था वहाँ की रानी थी। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि चांद बीबी किसकी समकालीन थी? तो चांद बीबी किसकी समकालीन थी? अकबर की समकालीन थी, ठीक है। चूँकि हम जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम जो है मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जितने भी मुगल शासक हैं
जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके अकबर के बारे में। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि चांद बीबी जो है अकबर के समकालीन थी, ठीक है। अब देखना इनके बारे में, इनको जो है चांद खातून या फिर चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी। इनका विवाह बीजापुर के पांचवें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ में हुआ था। अब क्या हुआ बच्चे, 1580 में इनके पति की हो गई मृत्यु, ठीक है। पति की मृत्यु हो जाने के बाद में वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह के द्वितीय की अभिभाविका बन गई। अंततः चांद बीबी अहमदनगर गई। अब क्या हुआ, 1593 में 1593 में मुगल बादशाह अकबर की फौज का सामना किया। उसने अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की फौजों से बहादुरी से लड़ी, परंतु सफलता न मिली और संधि करनी पड़ी। 6 अगस्त 1594 को शाह ताहिर के 12 वर्षीय बेटे अहमद शाह द्वितीय को राजा घोषित कर दिया गया। चांद बीबी ने भी बाद में प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया और बहादुर शाह को अहमदनगर का राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे आपका ये चांद बीबी की हिस्ट्री है। थोड़ा सा ये याद रखना, दक्षिण भारत में जो है आपके छोटे छोटे साम्राज्य थे, ठीक है। अहमदनगर हो गया, बरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। तो इनमें से एक जो है आपका साम्राज्य था बीजापुर। अब यहाँ पे राजा थे, तो इनके पति की मृत्यु हो गई थी बहुत जल्दी, और इनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था। तो अपने बेटे की संरक्षिका या फिर अभिभाविका के रूप में जो है गद्दी पे बैठी, ठीक है। और उसके बाद में जो है इसी समय जो अकबर का बेटा था उसके द्वारा जो है यहाँ पे आक्रमण किया जाता है, और उस आक्रमण का सामना जो है इन्होंने किया था, ठीक है। इसीलिए जो है अकबर के समकालीन जो है इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है चांद बीबी कहाँ की रानी थी, ये थी बीजापुर की। अगला प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, किसने बसाया था? आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया था बच्चे? ये है सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का राजा है ना। जो सल्तनत काल हम पढ़ते हैं तो सल्तनत काल में जो है आखिरी जो वंश आता है वो आता है लोदी वंश, है ना। तो लोदी वंश का ही संस्थापक सिकंदर लोदी आगरा शहर को 1504 में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से लेकर के 1648 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1526 से लेकर के 1648 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी आगरा ही रही थी, ठीक है। तो इसे बच्चे याद रखना कि सिकंदर लोदी के द्वारा इसे बसाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं ये मुगलों से रिलेटेड हो गए, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन है वो अकबर के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद में जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो पोर्शन है वो है आधुनिक भारत, ठीक है। तो आधुनिक भारत बच्चे आपका एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इतिहास में पूछे जाते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। खास करके आपके जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे अभी जो है आप इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नालको की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PSUs में या फिर बाकी भी जो आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आधुनिक इतिहास से, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास के जो है क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये आपको मालूम है कि मेक इट इजी स्किल्स हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो टेस्ट सीरीज़ जो है आपको मिलेंगे ना। अलग अलग ट्रेड के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ है, नॉन टेक की भी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप लोग जाइए, चेकआउट करिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारी को। और दूसरा बच्चे ये भी है कि उड़ीसा के क्वेश्चन कितने होंगे ना, उड़ीसा के क्वेश्चन कितने हैं। तो आप अगर 40 क्वेश्चन हमें पता है कि 40 क्वेश्चन का जो है सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, है ना। तो 40 में से जो है आपका 15-20 क्वेश्चन आपके उड़ीसा के आएंगे, है ना। इनडायरेक्ट डायरेक्ट आ सकते हैं, ऐसे कि जैसे उड़ीसा में आपका बेसिकली क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन भी है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन जो है आपका वो इंडियन ज्योग्राफी से लेट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भारत का भूगोल हो गया आपका, या फिर उड़ीसा का भूगोल हो गया अपना, है ना। तो वहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उड़ीसा का जीके भी नहीं कह सकते हम। उड़ीसा के ऐसा नहीं कि उड़ीसा का आर्ट एंड कल्चर जो है आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, है ना। बेसिक उड़ीसा के बारे में, बेसिक वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो वाली चीज़ है। और जो सबसे ज़्यादा फोकस या फिर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जो उड़ीसा पे ही आपके होते हैं वो आते हैं वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स है ना। क्योंकि नालको जो है ऐसी कंपनी है, आपको पता है कि एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है ना। तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, इसका मतलब जो है इनका काम खनन का, माइनिंग का, इस तरीके का काम है, ठीक है। तो इसीलिए जो वहाँ की ज्योग्राफी है वहाँ पे बेसिक जो है आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 15 to 20 क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से वहाँ से इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो है आपका ये आएगा इंडियन स्ट्रैटेजी के जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।